हेलो एवरीवन। आप लोगों ने वीडियो का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं 2024 के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये ऊपर आई बटन आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सारा वीडियो वन बाई वन। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है और इस वीडियो में हम आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बताने वाले हैं। तो जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके सारे खंड अनिवार्य हैं, मतलब सारे जितने भी इसमें 5 पार्ट दिया है, क ख ग घ अंग ऐसे, तो पांचों अनिवार्य है और ये 5-5 नंबर का। अभी तक हमने देखा था जो 2-2 नंबर का था और 1-1 नंबर का था, तो ये है 5-5 नंबर का। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 5 से b इक्वल टू 1 4 5 में संबंध r छोटा है, तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। तो आप क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िएगा, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। इंग्लिश वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू, ये एक सेट है और जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड बी की भी वैल्यू दी हुई है, बी इक्वल टू 1 4 5, और कह रहा है आर एक रिलेशन है और वो रिलेशन कैसा है, ए से बी छोटा है, ऐसा संबंध है। आर एक ऐसा रिलेशन है, उसके बारे में आपको लिखा है, तो हम उसको चाहें तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। कह रहा है कि ए से, ए में का कोई एलिमेंट ए लीजिए और बी लीजिए। कह रहा है ए से बी छोटा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, आप ऐसा लिख सकते हैं। या ए से बी छोटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं बी लेस देन ए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी लेस देन ए। ये दोनों मतलब एक ही है। और इसमें ए और बी कहां के बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, तो ये कहना चाह रहा है आप ऐसा संबंध बने, तो हमने ये संबंध बना दिया। अब इसके क्रमित युग्मों को अगर लिखना पड़े, अगर आर के कुछ तत्व लिखना पड़े, एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के तत्व, तो आर के तत्व होंगे। अब देखिए क्या करना है, ए में से एक तत्व उठाना है और वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो हम मान लीजिए 1 उठा रहे हैं, अगर 1, तो बी में से ऐसा तत्व उठाइए जो ए से छोटा हो। यही तो हमारा डेफिनेशन था कि ए से बी संबंध में छोटा है, तो ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तो अगर हमने ए ले लिया, तो हमें बी ऐसा लेना है कि वो एक से छोटा हो जाए। तो एक से छोटा तो बी में कुछ और ऐसा है ही नहीं, इसके मतलब हम एक नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। अगर हम 2 लिए तो बी में से क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ए, पहला वाला ए है, ए बड़ा है किससे, बी से, तो ये सही है संबंध जो दिया था। ओके, अब मान लीजिए फिर अब हम 2 और 4 नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए 2,4 लेते हैं तो ये गलत हो गया। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ जो पहला है, पहले को ए बोल रहे हैं, दूसरे को बी बोल रहे हैं, और इसमें देखिए ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये संबंध नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमको कैसे पता चलेगा, तो ये पहला लीजिए और इसमें से देखिए हम कौन ले सकते हैं। पहला ले सकते हैं नहीं, दूसरा ले सकते हैं नहीं, तीसरा ले सकते हैं नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सब ए से बड़े हो जाएंगे या ए के बराबर हो जाएंगे। बराबर भी नहीं ले सकते क्योंकि संबंध कर रहा है कि ए से बड़ा होना चाहिए, तो नहीं ले सकते। 2 के साथ कौन ले सकते हैं, पहला ले सकते हैं क्योंकि बी छोटा है, लेकिन ये और ये नहीं ले सकते, तो ये ले लिया। उसी तरह से हम 3 के साथ लेंगे, 3 के साथ 1 ले सकते हैं, और 3 के साथ 4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 4 बी में है, ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो 3 के साथ 4 नहीं ले सकते। ओके, 3 के साथ 1 ले लिया। अब फिर और 3 हो गया। अब 4 के साथ 1 ले सकते हैं, 4 के साथ 4 ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्यों, बराबर है। ओके, अब 5 के साथ 1 ले सकते हैं, 5 के साथ 4 भी ले सकते हैं क्योंकि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। 5 के साथ 5 नहीं ले सकते, तो इतने आएंगे क्रमित युग्म, यही पूछा है आपसे। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। एक पार्ट उसमें जो 2 पार्ट में पूछा है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्या, 2,1 एंड 3,1 एंड 4,1, 4,1 एंड 5,1 एंड 5,4। ओके, ये कब है, जब जब इसने बोला है ए से बी संबंध में छोटा है। अब ये कह रहा है ये ए से बी संबंध है, ये संबंध जो बताया हूं मैं आर के तत्व, ये कब था, ए से बी। प्रश्नानुसार है ये, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। हम आंसर को ऐसे करते हैं, ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा, क्या, तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। तब ए से बी हो गया। अब ए से बी हुआ तो बी छोटा था, क्वेश्चन में बोला था। अब कह रहे हैं बी से
ए के संबंध को परिभाषित कीजिए। अब फिर से इसमें एक छोटा होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए हम इसमें क्या होना चाहिए, अब हम बी से ए कर रहे हैं, तो बी से ए कर रहे हैं तो पहला वाला बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा, ऐसा ही संबंध बनाना है, क्योंकि इसने बोला था पहला बड़ा और दूसरा छोटा। तो अब ऐसे लिख सकते हैं बी से ए में संबंध प्रश्नानुसार, ये भी हम प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं। अगर इसके लिए आर के तत्व लिखने पड़े तो आर इक्वल टू होगा, अब पहला वन नहीं ले सकते क्योंकि अगर वन ले लिया, अब हम बी से ए लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा बी से ए लिख रहे हैं, ओके। तो बी से ए मतलब कि बी को हम पहला मानेंगे और ए को दूसरा मानेंगे, ऐसा हम लिखने वाले हैं। तो अगर इसका तत्व हमें लिखना पड़ेगा तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले बी के फिर ए के, और बी बड़ा होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, ऐसा बोला है। ए टू बी में था और बी टू ए संबंध पूछा है तो सिर्फ उसका उल्टा कर देना एलिमेंट्स का। तो पहला हम वन लेंगे तो दूसरा ए से लेना पड़ेगा, और वन जो कि सही नहीं है क्योंकि बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम दूसरा फोर लेंगे, दूसरे से फोर, और पहले से वन भी ले सकते हैं। अगर फोर ले रहे हैं तो पहले से टू भी ले सकते हैं, अगर फोर ले रहे हैं तो पहले से तीन भी ले सकते हैं, अगर फोर ले रहे हैं तो पहले से फोर भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इक्वल हो जाएगा, बराबर नहीं लेना है, पहला बड़ा होना चाहिए। ओके चलिए, अब बी का पहले तत्व से हो गया, दूसरे तत्व से हो गया, पहले से तो कोई नहीं बना, अब दूसरे तत्व से फाइव के साथ वन ले सकते हैं, फाइव के साथ टू ले सकते हैं, फाइव के साथ थ्री ले सकते हैं, फाइव के साथ फोर भी ले सकते हैं, एंड फाइव के साथ फाइव भी ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कब आंसर होगा ये? बी से ए में। तो पहला वाला आंसर कब था? ए से बी में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ पांचवे का ख करते हैं, सेकंड। ये कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह दिया हुआ है समीकरण ए डैश ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ये क्वेश्चन फिर से बहुत सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू, ये क्या है? एक वेक्टर है यहाँ पे, और इस वेक्टर में ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है कि वैल्यू 0 2i z x y माइनस z x माइनस y z। ओके, ये दिया हुआ है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि x y और z का मान बताना है, x का, y का और z का, ये तीनों का मान बताना है। कब बताना है? ये तब बताना है यदि, कह रहा है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई हो। आई मतलब क्या होता है? यूनिट, इकाई, इकाई आव्यूह कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। तो ए डैश क्या होता है? सबसे पहले ये बता दूं, तो ए डैश कुछ नहीं होता है, ये होता है जस्ट रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसको ए डैश बोलते हैं। इंटरचेंज का मतलब रो को कॉलम बना देंगे तो वो हो जाता है ए डैश। तो ए में, तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए डैश में बनाता हूं। ए डैश के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए अगर आपको समझ में, ये क्या है? ये पहला रो है पहला रो, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तीन रो है। ये जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाना था, मतलब इसको ऐसे कर देना है, समझ में आ रहा है? इसको ऐसे कर देना है, ये पहला था, इसको ऐसे कर देना है, ये दूसरा था, इसको ऐसे कर देना है, ये तीसरा था, ऐसे कर देना है। अगर, और ऐसे बस मैट्रिक्स बंद, ऐसे आपने कर दिया तो इसी को ए डैश बोलते हैं, यही बोल रहा था, रो को कॉलम कर देना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले वाले को जो एलिमेंट था वो 0, अब ये जो 2i उधर है वो नीचे लिखेंगे और z उसके नीचे। अब ये दूसरा वाला जो था, दूसरा वाला मतलब इसकी बात कर रहा हूं ये, और इसको सीधा कर देंगे, मतलब ये इधर चला जाएगा, y वहीं रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो x y माइनस z, और तीसरा वाला भी ये ऐसे है, ऐसे ऊपर है, अब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे। तो ये होगा x माइनस वाई जेड, ये ए डैश हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, वो आई के बराबर है, तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो हम ये प्रश्न अनुसार है ए डैश ए इक्वल टू आई, तो ए डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया है, अभी निकल के आया कितना है? 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और ये ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया था 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू आई। आई को ऐसे बोलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। आई की वैल्यू यही होती है, आपको नहीं पता है तो मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, और नहीं पता है तो आपको, आप अभी पता कर लीजिए बस। अब आपको करना है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हेल्प करता हूँ। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो ये जो है ना, इसका इस सब के तत्वों के साथ गुणा हो जाता है, बस इतना ही है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन।
सब में ऐसे करना है 1 by 1 सारे तत्वों के साथ। कैसे करना है, इसका जो है इस वाले सारे तत्वों का इस वाले सारे तत्वों के साथ गुणा हो जाएगा। कैसे होगा, ये ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ और बीच वाला बीच वाले के साथ। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं मल्टीप्लाई करके बताता भी हूँ। पहला जो रो है ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये पहला है, ये भी पहला है, ये दूसरा मान लीजिए, ये भी दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये तीसरा है। अब पहले का पहले से गुणा कीजिए, सिंपल। पहले का पहले से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। दूसरे का दूसरे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x गुणे, थोड़ा पास पास लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा, प्लस करके लिखते जाना है, x गुणे x। दूसरे का दूसरे में, अब तीसरे का तीसरे में कीजिए, x गुणे x, फिर से होगा, ये हो जाएगा x गुणे x। ये पहला एलिमेंट क्या लिख लिया हमने। इसी तरह अब इसी तरह करना है, बट अब पहले वाले एलिमेंट में खत्म हो गया। अब यही काम हमें दूसरे वाले के साथ करना है, इसके साथ। अब पहला दूसरा पहले में का सही है, इसको आप मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, और इसको मान लीजिए तीसरा। ठीक है, अब पहले का पहले से गुणा कीजिए और लाइन से आगे लिख देना है इसी में। पहले का पहले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 2y। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ सीधे 0 लिख देता, प्लस। फिर दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे तो x इंटू वाई। फिर तीसरे का तीसरे में गुणा करेंगे तो प्लस x इंटू माइनस वाई। हो गया, ये एक है पूरा। इसमें ये वाली लाइन में आएगा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। अब आप अपने ऐसे एग्जाम में 1 2 मत 3 मत लिखिएगा, आपको ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है, बार बार 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहे। अब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 इंटू जेड, प्लस दूसरे का दूसरे में x इंटू माइनस जेड, प्लस एक्स इंटू जेड। ये आपको लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है, अगर आप जीरो वाले तो नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत आपके हेल्प के लिए। ये देखिए आपका एक है, एक पूरा रो तैयार हो गया। अब आपको कॉलम तैयार करने हैं। अब आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई मैं कैसे कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब ये पहले को लेकर कर रहे थे, अब यही काम दूसरे वाले को लेकर करना है। मतलब ये दूसरे वाले रो को उठाना है। अब दूसरे वाले रो में इसको आप इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए, और पहले वाले का इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, ऐसा ही तीनों का करना है 1 by 1। चलिए पहले वाले का पहले से करते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो ये 0 इंटू 2y इंटू 0 उल्टा लिख देता हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो जाए। सो 2 पहले का पहले से मल्टीप्लाई किया इंटू 0, प्लस दूसरे का दूसरे से किया तो y इंटू एक्स होगा, तीसरे का पहले से किया, तीसरे का तीसरे से किया तो प्लस माइनस y इंटू एक्स। ये हो गया। उसी तरह अब मैं सबका 1 by 1 कर देता हूँ। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपको फिर से वैसे ही करना है, अब इसको उठाना है और इसमें इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है, इसको तीसरा मानना है, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं सारा मल्टीप्लाई 1 by 1 कर देता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने अगर सारा कैलकुलेशन सही किया होगा, वो ध्यान से करना होता है कैलकुलेशन। अगर आप लोगों ने सारा कैलकुलेशन, सारा मल्टीप्लिकेशन इसका सही किया होगा, तो आपको अभी मैं जो कर किया हूं ये निकला होगा आपका फाइनली। ये आएगा, अभी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये 4y² प्लस y² और ये माइनस माइनस प्लस y², 6y², फिर ये सारा ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे xyz 2xyz और ये yz कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। और ये देखिए z² तो 3z² हो जाएगा। अगर आपने सारा कैलकुलेशन सही किया होगा तो यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको टफ लग सकता है, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने यहाँ करके लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से मैच कीजिएगा, अपने से हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, और ये जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं ये तभी हो सकता है जब उसका सारा तत्व आपस में बराबर हो जाए। जैसे पहला तत्व पहले तत्व के बराबर हो जाए, दूसरा तत्व दूसरे के बराबर हो जाए, तीसरा तीसरे के बराबर हो जाए, सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 वाला तो ऑलरेडी बराबर है, ये 0 वाला इस 0 वाले का पहले से बराबर है, ये 0 वाला इस 0 वाले के पहले से बराबर है। उसी तरह ये सब 0 0 बराबर है, सिर्फ जो 0 नहीं है उसी को हमें बराबर करना। तो ये वाला 1 के बराबर होगा, ये वाला भी इस 1 के बराबर होगा, और ये वाला भी ये इस 1 के बराबर होगा। अगर तीनों बराबर कर दिए और xyz की वैल्यू निकाल दिए तो ये हमें फाइनली पूछा था हमसे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये 2x² इक्वल टू 1, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर है। और इतना ही नहीं, आप लिख सकते हैं 6y² इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड 3z² इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो x² इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। उसी तरह यहाँ पे
वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/6, फिर यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 1/√6। उसी तरह जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर इक्वल टू ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/3, और ये जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यही हमसे पूछा था एक्स वाई जेड की वैल्यू। ये फाइनल आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे मल्टीप्लीकेशन के बारे में पूछा था और कुछ नहीं था। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ का थर्ड। ये कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए और y इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 10x। सो y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 10x। आपको याद होगा मैंने पिछले 2-3 जो वीडियो बनाया हूं, इस वीडियो में आपको बताया हूँ, पहले ही बताया हूं कि जब भी आपको वेरिएबल, अगर आपको आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, जब भी आपको वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, अगर आपने अब नहीं देखा है तो आप इसमें ऊपर आई बटन है, यहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो और इसका डिफरेंशिएशन करना, मैंने डी बाई डी एक्स ऐसा करना पड़े, तो ऐसे वेरिएबल को, ऐसी चीजों का डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ता है, पहले लॉग लेना पड़ता है। लॉग बेस ई पर पहले लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, ठीक है। अब चलिए वो ये लगे से यहाँ पे देखिए, एक्स के ऊपर ये भी अचर है और ये भी चर है और ये भी चर है, दोनों चर है तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। ये भी दोनों चर है तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए हम पहले वाले को मान लेते हैं y1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं y2। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसे कुछ 2 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। आप ऐसे लिख सकते हैं, माना y1 इक्वल टू एक्स पावर एक्स तथा y2 इक्वल टू कॉस एक्स पावर 10x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को सिंपली करके और हम इक्वेशन 2 में y1 और y2 की वैल्यू रख देंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log y1 इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ये आपको पिछले बताया था, पिछले वीडियोज में बताया था, प्रॉपर्टी है लॉग का, जब एक्स के पावर एक्स किसी के पावर होता है तो लॉग उसको आगे ला देता है। अब हम दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y1 इंटू डी वाई1 बटा डी एक्स। एक्स के सापेक्ष करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग y का 1/y हो जाएगा, y1 है तो 1/y1 हो जाएगा, डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे करेंगे तो ये इसको पहले वाले को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/x, प्लस दूसरे वाले को वैसे ही रहने देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1/y1 डी वाई1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम निकालें तो ये निकल के आएगा, y1 उधर चला जाएगा, y1 1 प्लस log x। अब y1 की जगह पे y1 के मान रख देंगे तो हो जाएगा x के पावर x 1 प्लस log x डी वाई1 डिवाइड बाई डी एक्स। ये हमें एक निकल के, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बोल दीजिए। ये बोलना जरूरी है क्योंकि इसी का मान हम इक्वेशन 2 में रखेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद। अब हम चलते हैं दूसरे y2 को क्या बोले थे हम, cos x के पावर 10x। y1 सॉल्व हो गया, अब y2, तो y2 इक्वल टू हमने माना था cos x के पावर 10x। हम दोनों पक्षों में log लेते हैं, log y2 इक्वल टू 10x log cos x, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, जैसे पुराना भी हुआ है, 1 डिवाइड बाई y2 इंटू डी वाई2 बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये पहले और दूसरा, तो पहले को वैसे ही रहने देंगे 10x, दूसरे का करेंगे तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos x और d बाई डी एक्स ऑफ cos x, प्लस दूसरा वैसे ही रहने देंगे cos log cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/y2 डी वाई2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये tan है तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan x डिवाइड बाई cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले का, मैथ में तो फॉर्मूले का बहुत ज्यादा गेम होता है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, log x log cos x इंटू ये tan का होता है sec स्क्वायर x। ओके, दोनों फॉर्मूला जो मैं यूज किया हूँ वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ log x हो तो 1/x, वो तो हम यूज कर रहे हैं, पिछले वीडियो में भी ऐसे ही कह रहे थे। y2
इंटू डी वाई टू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टेन को जरा हम लिख देते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और पहले से एक वन बाई कॉस एक्स यहाँ पे है ही, इंटू ये माइनस साइन एक्स एक्स्ट्रा आ गया, प्लस ये सेक स्क्वायर, कॉस से कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कॉस को सेक को वन बाई कॉस स्क्वायर और लिख के काट दीजिए, वो कॉस लॉग के अंदर नहीं है, लॉग के बाहर है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ओके, अब हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी वाई टू डी एक्स, और उधर वाई टू को उधर भेज दिए, और वो बाकी का जो वहां पे वो सब ब्रैकेट में चला गया। तो पहला वाला पहले से ही टेन है, साइन बटा कॉस को टेन बोलते हैं, हम उल्टा करने की जरूरत भी नहीं थी, साइन बटा कॉस को टेन एक्स बोलते हैं, और ये भी साइन बटा कॉस एक्स को हम माइनस टेन एक्स बोल देंगे, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू हम रखते हैं, वाई टू क्या था, कॉस के पावर टेन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर टेन एक्स। अब ये बड़ा एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है, ये एक्सप्रेशन कुछ है नहीं, तो अब हम भी प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 3 माना था, इसको 4 मान लीजिए। ओके, 2 इक्वेशन क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 इसको बनाया था, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, सिर्फ y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू नहीं करना है। तो पहले क्या था, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, पहले इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन में बोला है x के सापेक्ष y इक्वल टू इतने का अवकलन कीजिए, तो अवकलन कर दिया, ये हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स और प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सोचना नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इक्वेशन 3 में क्या आया था हमारा, इक्वेशन 3 हमने माना था राइट, तो इक्वेशन 3 कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, तो एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, और ये इक्वेशन 4 में आया है, इसकी वैल्यू अपने यहाँ पे लिख देनी है, कॉस एक्स के पावर टेन एक्स। बड़ा एक्सप्रेशन देके घबराना नहीं है, आराम से लिख देना है, नंबर पूरा मिलेगा। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बनाई गई थी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किया गया था। इसमें करने के लिए मैंने सबसे सिंपल ये कर दिया कि पहले वाले को y1 बोल दिया और दूसरे वाले को y2 बोल दिया, और हम क्या करेंगे बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी ये इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना ही है, इसका निकाल के और मान रख देंगे, बस हमने यही किया है यहाँ पे। तो अगर आपको थोड़ा भी समझने में कोई डाउट हुआ होगा तो आप जरा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, पीछे करके और रोक के, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। 5वें का 4th पार्ट ये कह रहा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित अवरोध दिया हुआ है। अवरोध मतलब ऐसा है कि आपको कोई कह दे कि आप बिना घर से बाहर गए कोई सामान खरीद के लेकर आइए, यह अवरोध आपको पैदा कर दिया गया और तब आपको कहा गया। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको z का मान निकालना है, और z दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री वाई, ये कह रहा है आपको निकालना तो z का मान है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन करे तब निकाल दो, हम चाहे तो 0 0 पे निकाल सकते हैं, x का मान 0, y का मान 0, z का 0 आ जाएगा, निकाल दिया। हम चाहे तो 1, 1 पे निकाल सकते हैं, तो x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, z का मान 4 आ जाएगा। कुछ भी ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, दशमलव में भी रख सकते हैं। कह रहा है निकालना तो है इसका मान, और न्यूनतम आना चाहिए, सबसे कम से कम जितना निकाल सकते हैं वो निकालिए, लेकिन वो जो और भी कुछ संबंध दे रहे हैं उसको देख के निकालिए। तो ये कह रहा है वो संबंध क्या क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, ये पहला संबंध है, और 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है ये 4 कंडीशन दिया, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, ये 4 कंडीशन के अंदर इक्वेशन, इसको 1 बोल दिया, इक्वेशन 1 का मैंने z का मान निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा हमें ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा, और चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा y एक्सिस और दूसरा है x एक्सिस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका मान निकालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ मान निकालना है। पहले हमें x y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकल गई तो z का मान निकल जाएगा। वो कम से कम कौन सा होगा इनके शर्तानुसार, प्रश्नानुसार। तो मान लीजिए पहला वाला जो था वो पहला वाला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 है, तो हम लेस देन को हटाते हैं क्योंकि लेस देन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इक्वल टू कर देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे जूम करके कर रहे हैं, तो ये एक रेखा का समीकरण आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ रही है।
तो मान लीजिए एक पॉइंट इसमें x की वैल्यू यहीं पे तो जीरो होगी कहीं पे y अक्ष पे। तो x की वैल्यू हमने कितना मांगा जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो इसको हम कोऑर्डिनेट में यहाँ पे दिखा दिए। इसी तरह y की वैल्यू जीरो रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो ये किसी x अक्ष पे होगा क्योंकि x अक्ष पे ही y की वैल्यू कितनी होती है जीरो और x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 8। ओके। अगर हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, अगर यहां से यहां तक अगर हमने मिला दिया तो ये क्या बनेगा, रेखा बन गया एक। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8 वाली। लेकिन हमें इससे छोटा रखना है या इसके बराबर, मतलब इसके नीचे की बात कर रहे हैं, इससे छोटा होना चाहिए। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 8 की है तो उससे हमें नीचे रहना है, छोटा रहना है। ओके ठीक है। अब ये हो गया पहले वाला। अब हम दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरा वाला है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो हम ग्रेटर देन हटा के फिलहाल के लिए जी इक्वल टू कर देते हैं। अब देखते हैं। अब यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट, या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कॉन्सेप्ट से, या फिर x की वैल्यू फिर से जीरो रखिए और y की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। तो x की वैल्यू जीरो रखने से y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और y की वैल्यू जीरो रखने से x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ओके। तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स को कहां लिख लेते हैं, मान लीजिए कि जीरो x जीरो हो y 3 हो तो इधर कहीं होगा, x जीरो हो और y 3 हो। उसी तरह यहाँ पे कोई ऐसा मान लीजिए कि ये है x 5 है और y 0 है जो है, तो यहाँ पे भी एक रेखा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बन गया एक रेखा। और इससे ज्यादा ग्रेटर देन था, ये जो लाइन है ये ग्रेटर देन है। तो ये कौन सी ग्रेटर देन है, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15। तो इससे ऊपर, ऊपर वाले से नीचे, इससे ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे और इसमें क्या रहा है, x है, x जीरो से ज्यादा है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है, और जीरो से ज्यादा मतलब इधर, जीरो से कम इधर होता, लेकिन इधर नहीं जाना, जीरो से ज्यादा मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन के इधर। और y भी जीरो से ज्यादा होता है, मतलब y इसके नीचे जीरो माइनस होता है, उसके ऊपर प्लस होता है, मतलब इसके ऊपर, इसके इससे राइट और इससे नीचे और यहाँ पे। तो यही आ रहा है, यही इसी की बात करना चाह रहा है। ये ऊपर वाले से नीचे है, नीचे वाले से ऊपर है, लेफ्ट वाले से राइट है, राइट और नीचे वाले से ऊपर है, बस। तो ये इस एरिया की बात कर रहा है। इसमें ही हमें इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू बतानी है। बी सी और ये डी, ए का निर्देशांक है 0,8। उसी तरह बी का निर्देशांक कितना है 8,0। उसी तरह सी का निर्देशांक कितना आया है 5,0। उसी तरह हम डी का निर्देशांक कितना निकाल रहे हैं, डी का निर्देशांक कितना आया है 0,3। अब यहीं पे हमें जेड की वैल्यू निकालनी है ना। पहले वाले में यहाँ पे इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, यहाँ पे इसको x, इसको y, यहाँ पे इसको x, इसको y, यहाँ पे इसको x और इसको y। तो z का जो दिया था उसमें हम अगर z निकालना चाहें इस पे, तो इसको 0 रखेंगे और y की वैल्यू 8 रखेंगे, तो 3 इंटू 8 तो कितना आ रहा है 24। जेड की वैल्यू 24। इस वाले में जेड की वैल्यू अगर निकालें तो 8 प्लस 0, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। इस वाले पे जेड की वैल्यू निकाले सी पर, इसको बोल सकते हैं ए पर, जेड की वैल्यू बी पर, जेड की वैल्यू सी पर, ये कितना आएगा 5 प्लस 0, तो ये 5 आएगा। फिर यहाँ पे जेड की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 3 इंटू 3, तो जेड की वैल्यू 9। अब आप ही बताइए, 3 जेड की वैल्यू हमने निकाला है, ये डी पर निकाला है, इन तीनों में कौन सबसे छोटा वैल्यू है जेड की, ये 5 है। कहाँ पे 5,0 पे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, दिए गए एक्सप्रेशन जेड इक्वल टू एक्स प्लस 3y की न्यूनतम मान जेड इक्वल टू 5 होगा, इधर तक 5,0 पर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो पांचवे का लास्ट पार्ट आपको करने के लिए आप क्वेश्चन के एक बार ध्यान से पढ़िएगा। पांचवे का लास्ट पार्ट, रेखाओं आर इक्वल टू दिस और आर इक्वल टू दिस के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। रेखा एक तरीके से इन्होंने वेक्टर के रूप में दिया है। कैसा दिया है, आर वेक्टर दिया है, कह रहे हैं ये आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और जो दूसरा आर है इसको R1 में बोल दे रहा हूं, आपको डाउट ना हो, ठीक है। और जो दूसरा R2 दिया है वो दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। ये एक रेखा होगी और ये दूसरी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा कहीं भी हो सकती है, ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए ये रेखा इधर है, एक रेखा इधर है। कह रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी न्यूनतम थोड़ी होगी, यहाँ से यहाँ की भी न्यूनतम नहीं होगी, न्यूनतम कहाँ से, यहाँ से यहाँ की होगी, हाँ करेक्ट। तो अगर ये रेखा ऐसा है तो इन दोनों की न्यूनतम दूरी यहाँ पे होगी, तो इन्हीं दोनों के बीच की ऐसी रेखा की न्यूनतम दूरी बतानी है। ओके, अब हम ये पता नहीं है रेखा किधर है, क्योंकि लैम्डा और म्यू एक चर संख्या है, इसका मान बदल सकता है, ये रेखा बदल सकती है, तो इसकी दूरी बतानी है हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक पहले तो फॉर्मूला सीधे सीधे बताता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज और बता दूं, ये होता है, इसको मान लीजिए हम A1 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं B1।
ये A1 वेक्टर, इसको B1 वेक्टर। इसमें से इसको बोल लेते हैं हम A2 वेक्टर और इसको बोल देते हैं B2 वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो ये ऐसा लिखा हुआ है, R1 कैसा लिखा हुआ है, R1 उन्होंने लिखा है A1 प्लस लेमडा B1, यही बताया था आपको। और R2 कैसा लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है A2 प्लस लेमडा B2। ओके, ऐसा लिखा है। तो R1 और R2 के बीच की दूरी बतानी है इस तरीके से। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, जो वो होता है D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, और इन सब का मॉड। अब आपको ये थोड़ा हो सकता है समझना है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ये क्या लिखा हूँ, तो मैं आपको वन बाई वन सारी चीज बताऊँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको B1 बोल दीजिए और इसको B2 बोल दीजिए। तो एक काम करते हैं, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले B1 और B2 को लिख सकता हूँ। तो B1 इक्वल टू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, B2 है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अगर हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है तो इसके लिए हम इसको डिटर्मिनेंट सारणी की तरह हल करते हैं। आई जे के आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और नहीं तो आप देख लीजिए, जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले आई जे के, फिर पहले वाले में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, फिर दूसरे वाले में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक इक्वल टू आई इन द ब्रैकेट। और जैसे कि ये वाला पार्ट गायब हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई होगा -2 और माइनस -5। ठीक है, माइनस जे, अब फिर इसमें दो, 2 इंटू टू 4 और 3 इंटू 1 3 प्लस के कैप, उसी तरह ये हो जाएगा 2 इंटू 5 -10 माइनस 3 इक्वल टू आई, एक स्टेप और आगे लिख देते हैं, -2 प्लस 5, ये हो जाएगा -j1 और ये हो जाएगा के -10 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3i माइनस जे और -7k। ये आएगा B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का वो कितना होगा, तो मॉड्यूलस का मतलब होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के गुणांक का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का गुणांक का स्क्वायर इक्वल टू, इन ब्रैकेट हो जाएगा 9 + 1 + 49। ये कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 59। ओके, ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई। मॉड का मॉड मतलब पहले आई का स्क्वायर का वर्गमूल प्लस जे के स्क्वायर का वर्गमूल प्लस के स्क्वायर का वर्गमूल, तीनों का वर्गमूल एक साथ जोड़ के। ठीक है, अब जरा एक और चीज था, जो वो था A2 माइनस A1, इस फॉर्मूले में जो रखना था, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या था, A2 था 2i प्लस जे माइनस के और माइनस A1, A1 क्या था i प्लस जे इक्वल टू, अब ये देखिएगा -2i में से 1i चल जाएगा, i हो जाएगा, जे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस के हो गया। ये किसका, A2 माइनस A1। फॉर्मूला जो होता है D इक्वल टू होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, ये सब मॉड के अंदर होता है, मतलब सब पॉजिटिव, बीच की दूरी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेते हैं। ये होता है B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 की वैल्यू अब हमने निकाला था, क्या निकाला था, 3i माइनस जे माइनस 7k। ये लिख देंगे 3i माइनस जे माइनस 7k, और इसका A2 माइनस A1 की वैल्यू में निकाला था कितना, i माइनस के डिवाइड बाई, नीचे वाली की वैल्यू हमने निकाला था रूट में 59, और ये सब कुछ मॉड के अंदर होगा। अब ये होगा D इक्वल टू, अब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको पहले से ही बता चुका हूँ, कराया था। तो आई के गुणांक के साथ कर लेंगे, जे के गुणांक अगर होगा तो, नहीं होगा तो खत्म, जीरो हो जाएगा, और के गुणांक के साथ कर लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले में आई का गुणांक 3 इंटू 1, अभी देखिए जे का कुछ गुणांक है नहीं, तो जे का गुणांक जीरो हो जाएगा, और क्योंकि उसका गुणांक जीरो है दूसरे वाले में, तो गुणा होकर जीरो हो जाएगा, और के का हो जाएगा -7 इंटू -1, ऑलरेडी 59 है। सो दैट इज D इक्वल टू,
ये हो जाएगा 3 और प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई रूट में 59। ओके, अब ये मॉड यहाँ गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में आ गया ना, तो पॉजिटिव में आ गया तो मॉड यानी उसकी जरूरत है नहीं, तो ये आंसर होगा 10 डिवाइड बाई रूट में 59 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है इसका यूनिट। तो इन दोनों आप लास्ट में लिख सकते हो, दोनों दिए गए रेखाओं के बीच की दूरी 10 डिवाइड बाई रूट 59 होगा, प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा, इसलिए मॉड था। तो ये क्वेश्चन उतना टफ था नहीं, आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ A1 B1 मान लिया, सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, ये जो फॉर्मूला है, हमने इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया B1 B2 को लेके, उसको सॉल्व किया, उसके बाद उसका मॉड निकाला, मॉड निकालने के बाद हमने A2 माइनस A2 A1 निकाल लिया, और ये फिर डी का जो फॉर्मूला ऊपर था सूत्र से हमने ऐसा लिख के और ये निकाल दिया, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी सारे खंड करने हैं, सब अनिवार्य हैं, और सारे 5-5 नंबर के हैं ये भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ओके, तो कह रहा है ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। तो अगर कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसी संख्या कोई पहली संख्या x है, अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। ओके, तो अगर हमने पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स हो जाएगी, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 15 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए दोनों को, x प्लस 15 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और 15 आ जाएगा। तो पहला शर्त क्वेश्चन का यही है कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। ओके, तो हमने ऐसे दो धन संख्याएं पता कर ली पहले ही, x और 15 माइनस एक्स, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, x एक चर संख्या है, हमें अचर पता करना है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ओके, तो इनका वर्ग करना है। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी एक्स स्क्वायर और दूसरी संख्या थी 15 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। इनके वर्गों का योगफल कितना है, न्यूनतम है। तो मान लीजिए इनके वर्गों का योगफल पहले कुछ मान लेते हैं y है, ठीक है। तो अब y इक्वल टू हो गया, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे होगा तो 15 का होल स्क्वायर 225 होता है, एक बार आप करके देख लीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, y इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, ये है y। हमें पूछा था वर्गों का योगफल न्यूनतम है, यही है उसके वर्गों का योगफल, ये दोनों के वर्ग इसका योगफल हो गया। ये y की वैल्यू हमें न्यूनतम चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें y की वैल्यू न्यूनतम है, तो आप सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई, पहले डिफरेंशिएट करके वहां से x निकालिए, वहीं पे होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई अगर ऐसे किया तो ये इसका 2 इंटू 2x के पावर 1 हो जाएगा, और ये माइनस 30, और इसका डिफरेंशिएशन 0, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा 4x माइनस 30, और ये dy बाई डी एक्स हुआ। इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर इसकी वैल्यू 0 करने पे जो भी x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, इसकी वैल्यू अगर हमने 0 किया तो x की वैल्यू आएगी 30/4। 30/4 का मतलब होगा 15/2। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15/2। अब जो 15/2 है, यहीं पर इन दोनों का योगफल न्यूनतम होगा। ये मैंने कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने फंक्शन एक x माना, दूसरा 15 माइनस एक्स करना पड़ा, इसके वर्गों का योगफल कर लिया, y के बराबर है। अब हमने y को थोड़ा सिंपल कर लिया, और सिंपल करने के बाद आपको न्यूनतम पता करना है, कई कई क्वेश्चन में अधिकतम भी पता करना पड़ सकता है, तो न्यूनतम पता करना है तो आप उसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए y को। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये निकल के जो भी आएगा उसको 0 के बराबर कर दीजिए। अगर हम 0 के बराबर जब भी करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी, यहीं पे उसके वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा, ये आ रहा है 7.5। अगर पहली संख्या 7.5 तो दूसरे को हमने 15 माइनस एक्स माना था, तो पहली संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई 7.5, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 7.5, ये भी फिर से आएगा क्योंकि 15 माइनस 7.5 फिर से 7.5 हो जाएगा, ये आंसर है। आप करके देख लीजिएगा। और एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत टिक के जैसा है, अगर आपको ऑप्शनल बहुविकल्पीय में ऐसा पूछे, ये तो 5 नंबर में पूछा था, 5 नंबर लाइक क्वेश्चन है नहीं, बट ठीक है क्योंकि ये 2-4 लाइन में सॉल्व हो गया, क्योंकि हो सकता है कि इसमें थोड़ा पहले सोचना होगा इस तरह से, इसलिए इंपॉर्टेंट बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से, तो जब भी आपको संख्याओं का योगफल, जैसे मान ले कोई संख्याओं का योगफल बताइए, जैसे मान लीजिए 22 हो, तो वो 22 के लिए आप पहले को x मानेंगे, दूसरे को 22 माइनस एक्स मान लिया। अब कह रहे हैं इसके वर्गों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए। ओके, तो ऐसी संख्या जब भी हमें बताना होता है ना, तो जो संख्या होती है उसका हाफ ही हो सकता है सबसे न्यूनतम। हाफ मतलब ये 22 हो जाएगा, 22 का इसका 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर ही होगा जिसके वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। जैसे वहां पे 15 था, तो 15 का आधा कितना हुआ 7.5, तो x का मान 7.5 आएगा।
ऐसे होता है। लेकिन ये बहुविकल्पी के लिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, बहुविकल्पी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब चलिए सिक्स्थ का सेकंड देखते हैं, ख। ये कह रहा है एक वृत्त दिया है जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कोई वृत्त है, तो ये कोई वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का जो ए होता है वो क्या होता है, ये जो ए होता है, ये ए, ये इसकी त्रिज्या है। ये इधर को भी ए, इधर को भी नापेंगे तो ए ही आएगा, ऊपर को भी नापेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और नीचे को भी नापेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ये त्रिज्या है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना हो इस सारे कोने का, तो क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ये वाई पे 0 है, तो वाई में 0 हो जाएगा, और एक्स में ए है, तो ए कामा 0। उसी तरह ये माइनस ए कामा 0। उसी तरह ये वाई में एक्स में 0 है बट वाई में ए है, क्योंकि ऊपर वाई बढ़ता है, एक्स तो उतना ही रहता है, 0 है क्योंकि ये ओरिजिन पे है। और ये हो जाएगा 0 कामा माइनस ए। और ये कह रहा है, ये तो ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे बताऊं तो जब भी किसी किसी वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो तो उसका क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर की जगह पे ए है, ए स्क्वायर मतलब त्रिज्या तो ए है, आर स्क्वायर होता है, तो ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। ये आंसर आएगा फाइनली। ये तो मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर तो यही है, लेकिन ऐसे नहीं देना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पता है डायरेक्ट लिख दिया 5 नंबर मिलेगा नहीं। तो ये इस वृत्त था, और ये वृत्त का हमने उसको डायग्राम में बना दिया। अभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 5 नंबर में पूछा है, और आप 12th में हो तो कुछ अलग तरीके से आपको आंसर देना है। तो आप क्या करो कि आप इसमें देखा जाए तो इसमें 4 क्वाड्रेंट है। इसके वृत्त को 4 भागों में बट गया है। आप ध्यान से देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 भागों में बट गया है। यह है पहला भाग, यह है दूसरा भाग, यह है तीसरा भाग, और यह है चौथा भाग। तो एक काम करते हैं, हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसके 4 गुना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाले के क्षेत्रफल को A1 बोल रहे हैं, दूसरे वाले को A2 बोल रहे हैं, तीसरे वाले को A3 बोल रहे हैं, और चौथे वाले को A4 बोल रहे हैं। तो ये सब बराबर है आपस में, देख के लग रहा है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरे का क्षेत्रफल अगर निकालना हो 4 बार A1 का ही, A1 का निकाल के 4 से गुणा कर दो, हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया में क्षेत्रफल निकालना होगा तो 4 टाइम्स ऑफ A1, पहले वाले का ही क्षेत्रफल निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके लिए एक काम करते हैं, क्या हमें A1 निकालना है ना, हम यहाँ इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप समाकलन मेथड यूज कर सकते हैं। अब समाकलन करने के लिए सबसे पहले ये जो वृत्त है, वृत्त का अगर इक्वेशन लिख लो तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालू तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ से y निकालू तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में x के सापेक्ष। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया y dx, और इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। जब भी एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया x के सापेक्ष, हो गया। अब देखिए, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हम इंटीग्रेट करते हैं पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन सिर्फ यहां से ये इसका कर रहा है, इतने का, सिर्फ हम ये एरिया निकालेंगे। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा इस एरिया को हम कैसे निकाल रहे हैं। तो इस एरिया को निकालने के लिए ये जो लाइन है, ये वाली, ये क्या है, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ये इस लाइन में x का मान 0 होगा, राइट, x का मान 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, और ओरिजिन x इक्वल टू 0, तो ऊपर जाओगे तो y बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो भी y घटेगा, तो x तो 0 रहेगा। तो x इक्वल टू क्या है, 0 है, करेक्ट। और 0 से लेकर, और हम कहां तक जाएंगे, जाना चाहते हैं, a तक जाना चाहते हैं। यहां तक a है ना, यहां से यहां तक की दूरी a थी, तो 0 से a तक अगर हम इंटीग्रेट करें, किसको, इस रेखा को, इस लाइन को, एक तरह से लाइन मान लीजिए इसको। तो ये वृत्त का ये जो छोटा सा पार्ट एक लाइन हो गया ना, एक छोटा सा लाइन मान लीजिए या वक्र मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस वक्र को यानी y को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से, 0 से लेकर a तक। ओके, तो ये क्या निकल के आएगा, ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, ये एरिया निकल के आएगा हमें। हम 0 से लेके a तक y को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये भी 0 से लेके a तक हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों 0 से a तक कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ बताना चाहता हूं, सिर्फ इसका। अगर पूरा बताना होता तो माइनस a से लेके a तक करते, ठीक है। तो हम 0 से a तक कर रहे हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये एक इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में जो है वही वाला, प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला है। आप किताब में देख सकते हैं, कॉपी में कहीं भी पढ़े होंगे तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले को, ये सीधे फार्मूला पे ही दिख रहा है, तो इसी फार्मूले को मैं लिख रहा हूं अब, x बाई 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ नहीं होता, एक्स बाई टू जो लिखा है वही वाला, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इस पे लिमिट लगाते हैं, आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट, तो ये लिमिट ऐसे ही रहेगा। लिमिट का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसी के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब हम ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे, एक्स के जगह पर ए रखेंगे, तो ऊपर वाला लिमिट रखा जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा ए बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे ए रख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू पहले से ये साइन इनवर्स ए बाई ए, ये ऊपर का लिमिट रख दिया मैंने, माइनस नीचे का लिमिट, अब एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे, नीचे का लिमिट जीरो है, तो ये जीरो बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, और प्लस जीरो बाई फिर से टू, तो ये जीरो बाई टू साइन इनवर्स जीरो बाई ए, ये हो गया राइट। तो ये तो जीरो बाई करके है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान से देखिए, तो ये इससे कट के ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचा, और इसमें हम क्या रख रहे हैं, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स वन का मान होता है पाई बाई टू। ओके, तो हमारा क्या निकल के आया है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए तक वाई डी एक्स इक्वल टू निकल के आया है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। अब ध्यान से देखिए, तो हमने ये ए वन निकाला है बस, इसी को तो ए वन बोल रहे थे, हम यही तो निकालना चाह रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी को तो हमने ए वन बोला था, ए वन है, और ए वन का हम चार गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस वृत्त का टोटल एरिया निकल जाएगा। तो बस यही है कि एरिया ऑफ गिवन सर्कल, मैंने दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर चार गुणे ए वन, तो चार गुणे ए वन की जगह पे पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, फोर से फोर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ गिवन सर्कल, एरिया ऑफ गिवन सर्कल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, मैं शुरू में आपको बताया था ना कि इसका आंसर यही आएगा पाई आर स्क्वायर, बट आप वहां से सीधे लिख देते तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलता। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो मैंने वृत्त बनाया, और वृत्त बनाने के बाद से पहले सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया, और पहले कोऑर्डिनेट में हम सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब भी एरिया निकालना होता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं। हमने पहले y की वैल्यू निकाल ली और y को इंटीग्रेट कर दिया जीरो से a तक, जीरो से एक मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और उसी का इंटीग्रेट करके फॉर्मूला यूज करके और अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके रख दिया। उसके बाद से मैंने 4 टाइम्स इसको कर दिया, क्योंकि एरिया गिवन सर्कल ऐसा 4 गुना होगा उसका, तो ये आंसर आ गया। ओके, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं 6 का थर्ड क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहे हैं कि सदिश ए इतना दिया है और सदिश बी इतना दिया है, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उसके बीच के कोण की ज्यादा ज्ञात कीजिए। एक वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, उसका है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ओके, तो अगर मान लीजिए हमें जब भी आपसे कहे कि इस पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों के अगर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसके लंबवत हम एक वेक्टर, जब भी किसी दो वेक्टर के लंब कोई वेक्टर पूछे तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आई जे और के लिख लेते हैं, उसके बाद पहले वाले में आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, दूसरे वाले में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सारणिक विधि द्वारा। तो पहला आई, और सॉल्व करने का तरीका अभी मैंने बताया था आपको कि ये इसको देख रहे हैं तो ये वाला कॉलम और रो छोड़ दीजिए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा वन, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन और माइनस, और जब हम इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा फोर। अब होता है बीच वाला माइनस जे, अगर आपको पता होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करना, तो जे वाला करेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसको कर रहे हैं तो इस वाले कॉलम को छोड़िए, इस वाले रो को छोड़िए, अब इसका इधर से गुणा कर लीजिए, तो दो और माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री और प्लस के का करेंगे तो सिर्फ फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये है तो इसका कॉलम छोड़िए, इसका रो छोड़िए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सिक्स और माइनस थ्री और एक और माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री और माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस फाइव जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस नाइन के कैप, ये आया ए क्रॉस बी। अब ये जो पूछा था ना हमसे कि उसके लंब इकाई सदिश क्या थी, तो पहले लंब सदिश तो निकल गया, क्योंकि जैसे ये होता है मान लीजिए ए वेक्टर, और ये हो गया अगर बी वेक्टर, ठीक है, अगर ये हो गया बी वेक्टर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब कि इसके लंबवत इसके लंबवत एक वेक्टर पता कर लेना। लंबवत वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर, इन दोनों के लंब हो, ये इसके 90 डिग्री पर है,
ठीक है, दोनों का 90 डिग्री पे, इसके साथ अगर एंगल पता करें तो ये भी 90 डिग्री। ऐसा मान लिया कॉपी के सीधा है, स्ट्रेट एकदम ऊपर, आपके कॉपी के एकदम ऊपर, ऊपर की तरफ कोई जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये जो वेक्टर हमने निकाला है, ये इसी को बोलते हैं ए क्रॉस बी, ऊपर जो है, ठीक है। तो हमने लंबवत वेक्टर तो निकाल लिया, किसी दो वेक्टर का लंबवत वेक्टर निकालने के लिए हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबवत वेक्टर निकल जाता है, निकल गया। अब कह रहा है इकाई सदिश, इकाई सदिश वेक्टर में दो ही चीज होता है, सदिश में दो चीज होता है, एक लंबाई और दिशा। तो हमने दिशा पता कर लिया, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हो गया। अब ये वेक्टर हो गया। अब इसके इकाई सदिश, इकाई बात करना है, तो इसके जो लंबाई है ना, उसके लंबाई से इसमें भाग दे देंगे तो हमें इकाई सदिश मिल जाएगा। भाग देके देख लीजिए, इसके लंबाई से भाग देना मतलब ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकालना, मॉड निकालना। तो मॉड निकालने के लिए अभी मैंने बताया था क्या, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और जे के गुणांक का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, प्लस के गुणांक का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। इन सारों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 90 एंड प्लस 25, तो 115 हो जाएगा। इस वेक्टर में जो भी हमने वेक्टर निकाला था, कौन सा, मान लीजिए उस वेक्टर का नाम सी है और सी क्या है, ए क्रॉस बी था। तो ए क्रॉस बी का अभी हमने निकाला था क्या, वेक्टर निकाला है -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के, ये सी वेक्टर हो गया। अगर हमें इकाई वेक्टर निकालना है, इकाई वेक्टर मतलब कि उसके मॉड्यूलस से भाग देना पड़ेगा, तो नॉर्मल वेक्टर को सी वेक्टर बोलते हैं और इकाई वेक्टर को सी कैप बोलते हैं। तो ये सी कैप मतलब ये होता है इकाई, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इकाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा -3i प्लस 5j प्लस 9k डिवाइड बाई अंडर रूट में 115। ये कैलकुलेशन से होना चाहिए, 9 होना है ना, 6 प्लस 3 9। ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, के वाला नहीं, ये के वाला कैलकुलेशन गलत है, 1 मिनट, ये 6 नहीं होगा, मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8 होगा, 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 121, तो ये टोटल हो जाएगा 155, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 155 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान देके कीजिएगा, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक और आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा, और आंसर गलत होता है तो बहुत कम नंबर मिलता है, मार्किंग में बहुत कम मार्क्स मिलता है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो जो इकाई वेक्टर पूछा था उसका आंसर तो ये है। और एक और चीज पूछा था क्या, ये कह रहा था कि तथा उनके कोण के बीच की ज्या बताइए। ए बी जो हमने निकाला था, ए क्रॉस बी ना, उनके कोण के बीच की हम ज्या निकालें तो एक आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ज्या पूछा, ज्या मतलब साइन, साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। और अगर ये ज्या पूछा है, एंगल पूछ रहा है, तो ये भी मॉड्यूलस में ले सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस अभी हम निकाला था, कितना निकला है 155 रूट डिवाइड बाई ए का मॉड्यूलस निकालिए और बी का, ए का मॉड्यूलस मतलब सिर्फ ए का मॉड्यूलस निकालना है, तो ए में इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो इसमें आई का गुणांक का स्क्वायर 4, जे के गुणांक का स्क्वायर 1 प्लस के गुणांक का स्क्वायर 1, तो 4 2 6, ये 6 हो जाएगा। फिर दूसरे में बी का मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए आई का गुणांक कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, जे का गुणांक कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस के गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। ज्या पूछा था तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये सब कुछ चाहे तो एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो 155 डिवाइड बाई ये 6 इंटू 26, आप इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 26, ये आपका फाइनल आंसर होगा 6 का घाव। अब ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लग रहा है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें कह रहा है यदि ए इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दिया है और वो मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप लोग ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन उतार लिया कीजिए, क्वेश्चन उतारिए और क्वेश्चन उतारने के बाद मेरा सोल्यूशन देखिए और हल कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप मानिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और फिर इसको पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के और खुद ही ट्राई कर लीजिए। जब आप खुद ट्राई कर लें, जब आपसे नहीं हो 10 मिनट लगे कोई बात नहीं, आपको आपको एक दो पेपर ढंग से करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके करा रहा हूं। नहीं तो मैं चाहता तो ये क्वेश्चन मैं 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता था पूरा, सिर्फ फटाफट फटाफट लगा, लेकिन आपको समझ ना आए तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन कराने का। फिर तो आप क्वेश्चन को एक ढंग से कीजिए, जैसे एक बार क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, आपसे पूरा पेपर हो जाए, फिर आप अगले पेपर को जल्दी जल्दी कर सकते हैं और उसमें गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन कीजिए, जब नहीं हो उसके बाद वीडियो देखिए कि आप मिस्टेक कहां कर रहे थे, तब जाके आपको समझ में आएगा, आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये ए की वैल्यू दिया और कह रहा है
कि an इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा साइन माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा आपको सिद्ध करना है, जहां n की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए हम an को एक फंक्शन बोल लेते हैं pn। an तो दिया है, उसी को हम pn बोल रहे हैं। ओके, कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा, जिसको क्वेश्चन में क्या दिया an, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे ये क्वेश्चन लगेगा, चरण 1 स्टेप 1। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। स्टेप 1 में हम मान लेते हैं, माना n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर ट्राई करते हैं। n इक्वल टू 1 पर p1 की वैल्यू कितनी होगी, तो n इक्वल टू 1 पे p1 की वैल्यू होगी cos थीटा, n की जगह पे 1 रखें, sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और ये किसके बराबर है, ये तो a के बराबर है। स्टेप 2 गणितीय आगमन का सिद्धांत का रूल है 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, ये कब करते हैं, जब पावर n हो, इस तरह से कोई चीज प्रूफ करनी है जो संभव नहीं है उतने बार गुणा कर पाना। a n का मतलब क्या, a के स्क्वायर लिखा होता है तो a को 2 बार गुणा, 3 लिखा होता है 3 बार गुणा, 4 बार गुणा हम कर नहीं पाएंगे, तो क्योंकि n तक कर नहीं पाएंगे, n मतलब अनंत हो गया, कहीं पे भी जा सकता है, नेचुरल नंबर है। तो अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, माना n इक्वल टू k, किसी k पर पता करें, तो किसी k पर p इन ब्रैकेट k हो जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। और ये स्टेप 3, अब हम मान रहे हैं n इक्वल टू k से थोड़ा 1, और अगर हम n इक्वल टू k से थोड़ा 1 मान रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा a के, तो हमें a के पावर k प्लस 1 प्रूफ कर देना है, बस हो जाएगा। तो माना n इक्वल टू k प्लस 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, k प्लस 1 अगर हम मान रहे हैं तो a के पावर k प्लस 1 इक्वल टू a के पावर k इंटू a के पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाता है। ठीक है, a के अभी हमने निकाला है क्या, p के से निकलेगा, तो ये cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। और ये a के पावर 1, a के पावर मतलब 1 मतलब a ही होगा, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो इसका हम कर सकते हैं, मतलब ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करना मैंने बताया अभी, इसका इसके साथ कर लेंगे, ये एक 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 दो, ये एक दो, एक का एक में, दो का दो में, तो ये cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन थीटा इंटू साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। इसी तरह cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। नीचे वाला माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद से cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन k थीटा प्लस थीटा का। उसके बाद ये वाले में माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला k थीटा प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला। अब ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अभी, बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो k प्लस 1 इक्वल टू, अब ये आज देखिए कॉस, यहाँ से थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा k प्लस 1 इंटू थीटा। दूसरे में भी हमने थीटा अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा k प्लस 1 इंटू थीटा। तीसरे वाले में भी अगर मैंने थीटा कॉमन ले लिया तो ये बचेगा k प्लस 1 इंटू थीटा। और यहाँ पे भी थीटा कॉमन ले लिया तो ये cos k प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये ध्यान से देखा जाए तो ये बन चुका है p k प्लस 1। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, a k प्लस 1 इक्वल टू p k प्लस 1। तब हम नीचे लिखेंगे अतः अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा क्या सिद्धांत द्वारा, ए एन इक्वल टू, अब k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, तो ए एन इक्वल टू पी एन, और ये इक्वल टू कितना होगा cos n थीटा, तो sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। एक तरह से देखा जाए तो ये एक्चुअल प्रूफ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन ये गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हो चुका। तो शिष्ट का लास्ट है, एक प्रश्न को ए द्वारा तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः करा। एक कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन होगा, किसी ने पूछा होगा, तो दो व्यक्ति का नाम है, इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले पुराने वीडियोज में करा चुका।
दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी, और कोई क्वेश्चन है, ये दोनों लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों स्वतंत्र रूप से सॉल्व कर, अब ये इसको पता होगा तो कर लेगा, इसको पता होगा तो जिसको पता होगा वो कर लेगा, दोनों को पता होगा तो दोनों कर लेंगे, जिसको पता होगा कर लेंगे, दोनों को नहीं पता होगा दोनों में से नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए तथा बी, दोनों स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, ये लिखा है स्वतंत्र रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है। तो दोनों, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो, इसमें 2 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है पहला मुझे ये बताइए आप, क्या उनमें से कोई भी प्रश्न हल न कर पाए, उनमें से कोई भी प्रश्न न हल कर पाए, ये पूछा है पहला। पहले मुझे आप ये बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता बताइए। अच्छा, पहले से प्रायिकता दिया है, ए स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता और बी के स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। तो ए को हल करने की प्रायिकता कितना दिया है, 1/2, और बी को हल करने की प्रायिकता कितना दिया है, 1/3। तो ए को हल ना करने की प्रायिकता मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ए बार बोलते हैं, और वो कितने में से माइनस करेंगे, 1 - 1/3, क्योंकि कुल 100% में से 1/1/3 नहीं हो रहा है, तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हैपनिंग, बी के ना होने के, मतलब बी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, तो 1 - 1/3 ये होगा, सॉरी ये 1 - 1/2 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और पहला वाला होगा 1/2। तो कह रहा है दोनों ना हल कर पाए, तो पहला ना हल कर पाए उसकी प्रायिकता, और दोनों बी, दोनों में से कोई भी नहीं हल करना चाहिए। तो ए भी ना हल कर पाए, ये ए भी ना हल कर पाए और बी भी ना हल पाए और दोनों ना हल कर पाए, यही तो इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो ना, दोनों ना हल कर पाए, दोनों ना हल पाए, इसकी प्रायिकता होगी, अगर ये स्वतंत्र घटना है तो इसीलिए स्वतंत्र घटना दिया था, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/2 इंटू 2/3, तो आंसर निकल के आएगा 1/3। ये क्या है, दोनों न हल कर पाने की प्रायिकता, दोनों के द्वारा न हल कर पाने की प्रायिकता, ये पहले का आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कम से कम एक उसे हल कर ले, इसकी प्रायिकता याद कीजिए, मतलब दोनों ना हल कर पाने की कितना निकाले हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसमें दोनों नहीं हल कर पाएगा। अब कह रहा है कम से कम एक उसे हल कर ले, मतलब एक हल कर लेगा तो भी सही है, दोनों हल कर लेंगे तो भी सही है, क्योंकि कम से कम बोला है, कम से कम एक कर ले, नहीं तो दोनों कर ले। तो दोनों ना हल कर पाने का इतना है और दोनों हल कर दें, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो सिंपल हो गई ना। तो दोनों ना हल कर पाने की प्रायिकता पता है, तो हल कर पाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता 2/3, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, कम से कम, क्योंकि क्योंकि हमने उस केस को हटा दिया जिसमें दोनों ना हल कर पाए, तो 1 माइनस, दोनों ना हल कर पाए, तो जो बचेगा वो उसमें दोनों हल कर लेंगे या कोई एक भी हल कर सकता है। ओके, तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन पे।